हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं बिहार एसएससी सीजीएल 3 यूनिक पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक पूरे कर लिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्ज़ाम बिहार एसएससी सीजीएल 3 ही नहीं, इसके अलावा एसएससी सीजीएल, बिहार दरोगा, बीपीएससी 68वीं या फिर सिविल कोर्ट या जितने एग्ज़ाम जिसमें आपके जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ामों में आप लोगों को इससे काफ़ी मदद मिल सकता है। तो आप लोग इसे ज़रूर करें और उम्मीद करते हैं कि आप लोग की तैयारियां बहुत अच्छी से चल रही होगी, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम समय बचा है। तो आप लोग इसी तरह से ज़ोरों शोरों से पढ़ते रहें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो आप लोग इसका पहला प्रश्न देखें और इसका आप लोग हमें उत्तर करते रहें। चलिए, तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। तो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, काली मिट्टी में। और हम लोग काली मिट्टी को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो रेगुर मिट्टी या फिर इसे हम लोग कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 2 नंबर, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए दूसरे का, कि किस फसल के लिए पानी ज़्यादा चाहिए लेकिन उसका जमाव नहीं होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चाय। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा 3 नंबर, आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो ऐसे स्थलों को जोड़ती है जो समान है। तो किस प्रकार के स्थलों को जोड़ती है आइसोक्रोन, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एक बिंदु से यात्रा काल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर और चौथा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो मौलिक अधिकार के प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ही मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर और 5वां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया इसका प्रयोजन है। तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल करने का क्या प्रयोजन है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना ही मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का मुख्य आप लोग कह सकते हैं कि प्रयोजन है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर और छठा नंबर प्रश्न क्या करा है, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण किनके द्वारा तैयार किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सही उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर और 7वें नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। राष्ट्रीय आपात के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 महीने के लिए। ठीक है, हम लोग इसे क्या कहते हैं, तो 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है। और प्रत्येक 6 महीना पे क्या होता है, तो ये इस आपातकाल को प्रत्येक 6 महीना पे संसद से क्या लेना पड़ता है, तो आप लोग कह सकते हैं कि अनुमति मिलना अनिवार्य है। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर और 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, टर्की की राजधानी है। तो टर्की की राजधानी कहाँ है, तो टर्की की राजधानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा अंकारा है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी तथ्य सही हैं सविनय, तो सभी क्या है, सिवाय, तो किस तथ्य के अलावे सभी तथ्य सही हैं, तो आप लोग को इसमें असत्य कथन बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई। ये गलत है, क्योंकि उनका ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया में, ये सही है। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में, ये भी सही है। और उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में। और कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 10 नंबर, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे। तो बांग्लादेश के मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक आपसे पूछा जा रहा है। तो बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था या पाकिस्तान से कब अलग हुआ था, तो आप लोग इसे याद रखिएगा 1971 में। ठीक है, और उस समय आप लोग कह सकते हैं कि बांग्लादेश के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो इस आप लोग याद रखिएगा मुजीबुर रहमान। और उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा, तो ऑप्शन बी, याहिया खान जो थे उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और अगर प्रधानमंत्री की बात
करें तो पाकिस्तान के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो नूरुल हसीन थे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न कह रहा है इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो हिंद स्वराज लिखा गया है। मौलाना अब्दुल कलाम के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, तो इंडिया विंस फ्रीडम लिखा गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 12 नंबर, देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है, तो देश के स्टॉक एक्सचेंज को नियमित कौन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सेबी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो 1988 ईस्वी में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है 13 नंबर, और 13 नंबर प्रश्न है दाचीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दाचीग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और दाचीग्राम को हम लोग किस लिए याद रखते हैं, तो कस्तूरी मृग के लिए हम लोग इसे याद रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, और उत्तराखंड में आप लोग याद रखिएगा कौन सा है, तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर, और 14 नंबर प्रश्न कह रहा है वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे बसा है, तो वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, किसके किनारे, तो डेन्यूब के किनारे। और डेन्यूब जो है वो आप लोग याद रखिएगा कि यूरोप में बहती है, और यूरोप में कुल 10 देशों से होते हुए ये गुजरती है, और इसके किनारे कुल 5 राजधानियां स्थित है। और आप लोग याद रखिएगा कि ये टेम्स के किनारे कौन है, तो लंदन है। ठीक है, और वहीं टाइबर के किनारे कौन है, तो इटली की राजधानी कहाँ है, रोम, तो टाइबर के किनारे रोम है। और हडसन के किनारे कौन सा है, तो न्यूयॉर्क जो है वो हडसन के किनारे है। ठीक है, तो आप लोग ये सारी बात याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 15 नंबर, और 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, तो राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। और इनकी द्वारा यह स्थापना कब किया गया था ब्रह्म समाज का, तो 1828 में। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि आर्य समाज का संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती। और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद। और प्रार्थना समाज के कौन थे, तो प्रार्थना समाज के कौन थे, तो प्रार्थना समाज के आत्मारंग पांडुरंग थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर, और 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, कौन सा, तो औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र। और वहीं हम लोग बात करें कि केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र जो है वो देहरादून में है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर, और 17 नंबर प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां और अंतिम सदस्य कौन है अभी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दक्षिणी सूडान। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 18 नंबर, यूनेस्को का मुख्यालय है, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांस के पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। ठीक है, और यूनेस्को की स्थापना जो है वो 1946 में किया गया था। और न्यूयॉर्क में जो है वो आप लोग कह सकते हैं संयुक्त यूएन स्थित है, या संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। और जेनेवा में कौन सा है, तो जेनेवा में आप लोग कह सकते हैं WTO WHO ये सारे कहाँ हैं, तो जेनेवा में है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर, वास्को डी गामा सीधे समुद्र मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 1498 में जो है वो वास्को डी गामा जो है समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाले आप लोग कह सकते हैं कि प्रथम व्यक्ति थे। और आप लोग इसमें याद रखिएगा कि जब ये भारत आते हैं तो किन की मदद से भारत आते हैं, तो अबुल मजीद के मदद से ये भारत आते हैं। ठीक है, और इसी में आप लोग याद रखिएगा कि जब ये कालीकट पहुंचते हैं तो वहाँ पे इनका स्वागत कौन करता है,
तो वहाँ के शासक जो होते हैं उनका नाम क्या है, तो जैमोरिन जो है उनका स्वागत करते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 20 नंबर पे, और 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, टॉर्नीडो निम्नलिखित में से मेल खाता है। तो टॉर्नीडो किससे मेल खाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चक्रवात। ठीक है, टॉर्नीडो जो है वो क्या है, तो चक्रवात है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, और 21 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। तो सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हड़प्पा जो है वो सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 22 नंबर, और 22 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है। तो टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है, आप लोग इसका उत्तर कीजिएगा, और इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा, इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भागीरथी पे स्थित है टिहरी डैम। ठीक है, तो भिलांगना और भागीरथी का जो संगम है वहीं पे स्थित है टिहरी डैम, और ये कहाँ है, तो आप लोग कह सकते हैं कि उत्तराखंड में, और ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 23 नंबर, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मानसरोवर झील जो है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है लगातार कीमतों की बढ़ती प्रक्रिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर, और 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है वो किसके पास होती है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, संसद के पास। ठीक है, और अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय में जो है अभी हमारे 34 न्यायाधीश हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर, और 26 नंबर प्रश्न क्या करा है, 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की। तो 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो है किनके द्वारा किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट और आप लोग कह सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मिलके जो है इसका स्थापना किया जाता है। जबकि आप लोग इसमें याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में कौन शुरू करते हैं, तो महाराष्ट्र के पुणे में जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 27 नंबर, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक आप लोग से पूछा जा रहा है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यान मार्टेल जो है लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 28 नंबर, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो इसका सही उत्तर कीजिएगा, और 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। और इसका अधिवेशन ये कब हुआ था, तो ये आप लोग याद रखिएगा कब, 1924 ईस्वी में। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम लोग गया में जो अधिवेशन हुआ था 1922 ईस्वी में, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो चित्तरंजन दास करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर, कंपनी निगम कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है। तो ये किस पर लगाया जाता है कंपनी निगम कर, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कंपनियों की निवल आय पे जो है लगाया जाता है कंपनी निगम कर। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कंपनी लाभ कर भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 30 नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, JB कृपलानी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा 31 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 5 में। ठीक है, अगर बात करें भाग 2 की, तो भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता से संबंधित है, और भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकार है, और भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 32 नंबर, और 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट सृजित करते हैं। तो ये क्या सृजित करता है वाणिज्यिक बैंक, तो इसका सही उत्तर करें, और 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अपनी जमा के आधार पे जो है ये क्रेडिट सृजित करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर, और 33 नंबर प्रश्न हमारा कर रहा है दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ,
और अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 34 नंबर, थीन बांध जिस नदी पर स्थित है वह है, तो थीन बांध किस नदी पे स्थित है आप लोग बताइए इसका, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रावी नदी पे स्थित है थीन बांध। ठीक है, अब हम लोग इसी में देखते हैं कि सतलज नदी पे कौन सा स्थित है, तो सतलज नदी पे जो है वो भाखरा नांगल बांध स्थित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा है 35 नंबर, और 35 नंबर प्रश्न क्या करा, इसरो का पूरा नाम है, तो इसरो का पूरा नाम क्या है, तो इसरो का आप लोग फुल फॉर्म बताइए, तो इसका पूरा नाम हो जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर, और 36 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, पोंगल वर्ष किस माह में मनाया जाता है, तो पोंगल कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर कीजिए, तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जनवरी माह में, आप लोग कह सकते हैं 14-15 जनवरी को जो है पोंगल मनाया जाता है। और ये उत्तर भारत में हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं, तो मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, और ये पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब हम लोग इसी में देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर, और 37 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी जो है वो अफ्रीका से भारत वापस लौटते हैं, और इसी उपलक्ष्य में हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर, और 38 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है, तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है, तो 38 का सही उत्तर कीजिएगा, तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जब आयात निर्यात से अधिक होता है तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर, 39 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस तरह की लिपि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बहुत चित्रात्मक लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। और सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग आद्य क्या कहते हैं हम लोग इसको, तो हम लोग इसे आद्य ऐतिहासिक भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 40 नंबर, और 40 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिएगा। और 40 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच मुख्य अंतर क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच मुख्य अंतर क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता है, जबकि वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता है। तो हमारा ये उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम नगरीय सभ्यता थी जबकि दूसरी ग्रामीण सभ्यता थी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा कौन सा, तो 41 नंबर, और 41 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये क्या है, तो कॉलेजियम के द्वारा सुझाया जाता है, जिस कॉलेजियम और वहाँ के राज्यपाल के द्वारा ये सुझाया जाता है, और उसके बाद राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर, और 42 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, वहीं अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया था, तो डॉक्टर किन्हें, तो सच्चिदानंद सिन्हा को। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, तो अगला प्रश्न हमारा है 43 नंबर, और 43 नंबर प्रश्न कर रहा है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बैंकों का बैंक जो है आरबीआई को कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर, और 44 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जो है वो राष्ट्रीय आय पे व्यक्त किया जाता है, नहीं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय पे किया जाता है। ठीक है, तो 44 का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बॉम्बे में हुआ, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में जो होती है कांग्रेस की एक विशेष अधिवेशन होती है, कब 1918 में, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो सैयद हसन इमाम करते हैं। वही 1918 में जो मुख्य अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया जाता है, और इसमें जो है कांग्रेस का विभाजन होता है, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग एक बार कब हुआ रहता है, तो 1907 सूरत अधिवेशन में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर,
बिहार विभाजन के पूर्व 2000 ईस्वी में बिहार में लोकसभा में कितना स्थान निर्धारित था? तो विभाजन से पूर्व लोकसभा के में कितने स्थान थे बिहार के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 54। ठीक है, अभी तत्काल में कितना सीट है बिहार का लोकसभा में? तो आप लोग याद रखिएगा 40। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और सबसे ज़्यादा किसका है? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का स्थान है, और वो कितना है? तो उत्तर प्रदेश का 80 है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न हमारा 47 नंबर। बिहार में ग्लाइडिंग क्लब है, तो बिहार में ग्लाइडिंग क्लब कहाँ है? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना में है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा अंतर्देशीय जलपथ है? तो गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा जल मार्ग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रीय जल संख्या 1। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। और 49 नंबर प्रश्न है, सिंधु जल संधि के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आप लोग उत्तर कीजिए। और 49 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 49 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है डी, सही उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद आयूब खान जो थे वहाँ के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और ये संधि कब हुआ था? तो संधि आप लोग याद रखिएगा 1960 में हुआ था। और इसमें भारत की तरफ से कौन भाग लेते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भाग लिए थे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 50 पे। और 50 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? बिहार में स्थित आर्यभट्ट विश्वविद्यालय संबंधित है। तो आर्यभट्ट विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? तो देखिए, ये मेडिकल शिक्षा से भी संबंधित है, ये इंजीनियरिंग शिक्षा से भी संबंधित है, ये प्रबंधन शिक्षा से भी संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, जो हमारे विज्ञान के सेक्शन यहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमें आंसर कमेंट करते रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। और क्या कर रहा है ये प्रश्न? एक अश्व शक्ति समान है, तो एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 746 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। बिजली के एक एकक 1 किलोवाट आवर से है, तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा 53 नंबर। एक तत्व के समस्थानिक में, तो समस्थानिक हम लोग किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर। और 54 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा की उत्पादन का कारण है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नमी की अधिकता और कवक वृद्धि जो है इसका कारण है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर। क्या कर रहा है? सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो सूर्य से उत्सर्जित जो पराबैंगनी किरण है उसे किसके द्वारा रोका जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओजोन परत के द्वारा, जिसे हम लोग ओजोन गैस रोकती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर। पृथ्वी की भूपटपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध तत्व हैं। तो पृथ्वी की भूपटपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर। और 57 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है, तो प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हीरा जो है प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा 58 नंबर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है? तो संश्लिष्ट रेशा कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुई। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर। और 59 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? तो कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? तो घरेलू मक्खी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, घरेलू मक्खी जो है वो हमारा उपयोगी कीट नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर। और 60 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्राम के समय मानव हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर। और 61 नंबर का आप लोग उत्तर कीजिए। तो देखिए, CH जो है वो 2 CH3 से जुड़ा हुआ है, और एक CH2, और आप लोग कह सकते हैं CH3 पदार्थ का IUPAC नाम आप लोग से पूछा जा रहा है। तो इसका आप लोग बताइए कि IUPAC नाम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2 मिथेल ब्यूटेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा 62 नंबर। स्टेनलेस स्टील बनाने में
लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, निकेल मिलाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 43 नंबर। और 43 नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा 63 नंबर है। 63 नंबर हमारा प्रश्न क्या करा है? निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो सबसे अच्छा सुचालक ऊष्मा का कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समुद्र का पानी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 64 नंबर। प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 65 नंबर। 65 नंबर प्रश्न क्या करा है? एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? तो एलपीजी में गंधीय पदार्थ कौन सा उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एथिल मर्केप्टन जो है वो गैस में मिलाया जाता है, जिससे उसमें गंध आती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 66 नंबर। और 66 नंबर प्रश्न क्या करा है? किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? तो चुंबकत्व पर क्या असर पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसका चुंबकत्व जो है वो खत्म हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर। और 67 नंबर प्रश्न क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? तो कौन बायोगैस में उपस्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्लोरीन जो है वो बायोगैस में उपस्थित नहीं होता है। बाकी मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे जो हैं वो बायोगैस में उपस्थित हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 68 नंबर। और 68 नंबर प्रश्न कर रहा है बल का एसआई इकाई है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन जो होता है वो बल का एसआई यूनिट होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आँख के किस भाग पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दृष्टिपटल, जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 70 नंबर, जो आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है। तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए। और क्या करा? कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो आप लोग उत्तर कर फटाफट कमेंट करें उत्तर, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आप लोग को ये पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन से मिले और आप उससे अपने एग्जाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग ले सकें। तो चलिए दोस्तों, आप लोग से फिर हमारी अगली मुलाकात होगी अगले सेट के साथ। और इसका पीडीएफ आप लोग अगर लेना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखें और ऐसे ही जोरों शोरों से पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।